दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में 15वां पार्ट कवर करने जा रहे हैं और 15वें पार्ट में आज हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी बड़ी आंत जो है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए बड़ी आंत से मामला पहुंचेगा मलाशय तक, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम को भी काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। रेक्टम से संबंधित बहुत सारे रोग हैं, जैसे जिनमें आप पाइल्स का नाम सुने होंगे या बवासीर जिसे कहते हैं, जिसे भगंदर भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे रोगों पर भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत अब कोई टॉपिक बचा रह गया। हाँ, एक और टॉपिक है जैसे किडनी है, तो उसके बारे में अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो किडनी के ऊपर ही होने वाला है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज और याद रखिए, अगर आपको स्टडी 91 चैनल बेहतर लगता है तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बात और याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया, तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहां पे दे रहा है बड़ी आंत, यानी जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और आपको पता होगा कि अमाशय के माध्यम से फिर भोजन जब आगे बढ़ता है तो पहुंचता है छोटी आंत के पास। छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा जिसे ग्रहणी कहा जाता है उसको इंग्लिश में डियोडोनम कहा जाता है। ये आंत जो है, जब पूरी आंत की श्रृंखला कंप्लीट होती है छोटी आंत की, तो छोटी आंत आकर के किससे मिलता है, बड़ी आंत से मिलता है। जहां पर मिलता है उसी के ठीक बगल में अपेंडिक्स नाम का एक अवशेषी अंग भी पाया जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत में यह हिस्सा आकर के कोलन के पास मिलता है। किसके पास, कोलन के पास मिलता है। देखिए यहां पर और भी चीजें दे रहा है, कह रहा है कि अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो यहां कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। वैसे एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम। भाई कुल मिला जुलाकर हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी कि कुल मिला जुलाकर मुद्दा यह है कि भोजन का पाचन होना चाहिए। ठीक है, और भोजन के पाचन में सबसे जिम्मेदार कोई माना जाता है तो एंजाइम माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के माध्यम से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और तीव्र गति से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म, उपापचय, पाचन की क्रिया कंप्लीट हो पाती है। यहां कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर पाचन नहीं होता है। अगर यहां पे पाचन नहीं होता तो यहां पर होता क्या है दोस्तों, यहां पर होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। दोस्तों यहां पर आपको इमेज दिख रहा होगा, यह आपको बड़ी आंत का जो है नक्शा आपको दिख रहा है। ठीक है, इमेज दिख रहा है और यहां पर होता है अवशोषण। एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए यहां पर आपको आंत दिख रहा होगा, बीच वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये छोटी आंत है, जबकि साइड में जो मोटा वाला हिस्सा है ना ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में ये जो निकला हुआ पूंछ है ना, याद रखिए यहीं पर आकर छोटी आंत मिलती है और इसी जगह पर एक सीकम नाम का वाल पाया जाता है, सीकम वाल। हालांकि कोलन ए स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहीं पर अपेंडिक्स भी है। और ये लास्ट में दोस्तों ये मलाशय वाला हिस्सा है जिसको रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसके बारे में। दोस्तों अब बात आती है कि अगर यहां पर पाचन नहीं होता क्या है, यहां पर होता है अवशोषण। किसका, कोई भी अवशिष्ट पदार्थ अगर बचा हुआ है, उन अवशिष्ट पदार्थों में खास करके दो चीजें, एक तो जल का अवशोषण होता है, दूसरा खनिज लवणों का, यानी किसी भी तरह के मिनरल्स बचे रह गए हैं तो उनका भी अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। यह बड़ी आंत अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। 1.5 मीटर मतलब समझ लीजिए करीब कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला के 4.5 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। और मोटाई की बात करें तो 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक यह मोटी होती है। यह बड़ी आंत की बात कर रहा हूं दोस्तों। आपको बता दूं बड़ी आंत 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कोलन होता है। क्यों, कोलन 3 आकार में पाया जाता है। एक को असेंडिंग कोलन बोलते हैं, दूसरे को डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, यहीं पर और एक ट्रांसवर्स कोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। वैसे बड़ी आंत की शुरुआती दौर की बात करें, जहां पर बड़ी आंत से आके मिलता है छोटी आंत, उस स्थान को सीकम कहा जाता है, क्योंकि सीकम ही दोनों का मिलन स्थल है। तो जो वाल्व होता है जो अमाशय और ग्रहणी के बीच में था, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में है, जो ग्रास नली और अमाशय के बीच में था, इस तरह से जो वाल्व पाए जाते हैं उस तरह का एक वाल्व यहां भी पाया जाता है। उस वाल्व का नाम क्या हो जाता है, सीकम वाल्व कहा जाता है। वही बता रहा है कि सीकम क्या है, यह मिलन स्थल है। किसका मिलन स्थल है, छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन स्थल है।
दोस्तों ये जो सीकम है इसको गेटकीपर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भोजन को बड़ी आंत से वापस छोटी आंत की तरफ नहीं जाने देता है, ठीक है। अगर चला जाएगा तो फिर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो फिर कितना भोजन आपके शरीर में स्टोर रह सकता है, वो तो नुकसान करेगा आपको ना। तो याद रखिए यहां पर क्या होता है, सीकम नाम का एक वाल्व पाया जाता है जिसके द्वारा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ तो आ जाती है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत की तरफ वापस लौट नहीं पाती है। यह काम होता है सीकम वाल्व का। चलिए दो चार लाइन और दोस्तों सीकम के बारे में बात कर लेते हैं। करा यह भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। यहीं पर हमारी आहार नाल का एक अवशेषी भाग जो होता है वो यहीं आकर के जमा होता है। करेक्ट। कभी कभी दोस्तों इस सीकम वाले पोर्शन पर मल भी जमा हो जाता है। दोस्तों मल क्या होता है? मल मतलब ऐसा पदार्थ जो आपने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है उसमें से जितना भी आपका प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, उनको तोड़ करके वहां से बाहर निकाल दिया गया है। अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, यानी वह भोजन अब वेस्ट फॉर्मेट में बचा हुआ है। और वही जो वेस्ट होता है जो आपने खाया, वो जो वेस्ट होता है वही तो मल के रूप में निकलता हमारे शरीर से बाहर। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इस सीकम नामक स्थान पर मल का थोड़ा बहुत टुकड़ा रुक जाता है। जैसे होता है ना, आप कहोगे कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कहीं पे नाली बनी हुई है, उस नाली में, अब नाली तो इसीलिए बनी हुई है कि वहां से कोई भी कचरा पास कर जाए, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी कचड़े जाकर नाली में फंस जाते हैं और फंसने के बाद नाली जाम हो जाती है। क्या अगर ये जो बड़ी आंत है, अगर इसको हम लोग नाली स्वरूप मान दिया जाए तो क्या यहां पर कोई कचड़ा नहीं फंस सकता? बिल्कुल फंस सकता है। आम बात है। तो याद रखिए जब कभी यहां मल इकट्ठा हो जाता है तो यहां पर बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है। मल, क्योंकि अब वहां से, अच्छा मल में याद रखिए अब वहां से जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर लिया गया, शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। अब वो क्या बचे हैं? अब वो वेस्ट मटेरियल है, प्लस जो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा था, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो यूरिया भी इसके आगे बढ़कर आएगी। तो दोस्तों याद रखिए अब यहां पर केवल टॉक्सिन ही बच पाता है। तो यहां पर अगर मल स्टोर होता है, वैसे मल के स्टोर होने का जगह मलाशय है, अगर मलाशय में मल स्टोर होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी आंत में मल स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और कभी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जीवाणुओं का संक्रमण अगर बढ़ा, तो याद रखिए वहां पर संकट होता है। ये इमेज आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहां से यहां ये देखिए छोटी आंत है, यह आकर के इस सीकम वाले हिस्से से मिली, यहीं पर सीकम वाल्व होता है, यह अपेंडिक्स पूंछ तरीके से लटक रहा है, और यहां से भोजन इस बड़ी आंत के द्वारा कहां तक आता है? इस जगह तक आता है। दोस्तों इस पूरे स्थान को, ये याद रखिए, मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूं, ये यहां से लेकर के यहां तक का स्थान जो होता है ये असेंडिंग होता है। असेंडिंग कोलन इसको कहा जाता है, इसको ट्रांसवर्व कोलन कहा जाता है, मुड़ा हुआ ना, तो ट्रांसवर्व कोलन कहा जाता है, और इसको डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है। और लास्ट में यहां पर सिग्माइड होता है, सिग्माइड कोलन, जहां पर ये मुड़ा होता है यहीं पर सिग्माइड कोलन कहा जाता है। और ये फिर मलाशय वाला हिस्सा हो जाता है। याद रखिए ये मलाशय हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर आकर के मल जो है एकत्रित हो जाता है, और लास्ट में यहीं से इसको त्याग कर दिया जाता है, बाहर आ जाता है। तो देखिए यहां पर दे रहा है, ये अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्व कोलन है, ये डिसेंडिंग है, और लास्ट में क्या है? ये रेक्टम। ये बीच में दोस्तों ये वाला हिस्सा दोस्तों जो है ये सिग्माइड होता है, इसको भी याद रखें क्योंकि इसके 4 खंड माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूं दोस्तों। कभी मान लीजिए अगर वहां पर बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, कहां पर? जहां पर बड़ी आंत के पास आकर के मल के कुछ टुकड़े, पूरा मल एकत्रित नहीं होता है, कुछ टुकड़े मात्र एकत्रित होते हैं, अगर वहां पर जीवाणुओं का संक्रमण बढ़ा तो होगा क्या? तो याद रखिए वहां पर सूजन होगा, वहां पर गैंग्रेन होगा, और इसकी वजह से याद रखिए व्यक्ति को तेज बुखार हो सकता है। क्यों? इन्फेक्शन फैल रहा है ना, तो तेज बुखार हो सकता है। दोस्तों ये बुखार क्यों होता है, इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। दोस्तों होता है क्या, जब हमारे शरीर के अंदर कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो शरीर अपने आप को हीट करता है। क्या करता है? वो अपने आप को हीट करता है, किस लिए? उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हीट करता है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर तेजी से बुखार आ जाता है, ठीक है। करा पेट में दर्द भी चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर कचरा नहीं फंसना चाहिए वहां पे कचरा फंस चुका है, वहां पे इंफेक्शन फैल रहा है, तो आपका पेट जो है वो मड़ोड़ कर दर्द करेगा। कैसा? एक मड़ोड़ कर जो है ये पेट में दर्द हो सकता है, और उसके बाद भूख का ना लगना। क्यों? अरे भूख कैसे लगेगा? वहां से मल आगे बढ़ेगा तभी तो भूख का एहसास होगा। जब मल अपनी जगह रुका हुआ है तो पीछे की क्रियाएं भी
भी धीरे धीरे रुक जाएंगी। और याद रखिए भूख का न लगना इसका एक बड़ा जिम्मेदार कारण बनता है। इस तरह से बहुत सारे कारण आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक और चीज दे रहा है, यहीं पर एक रोग और होता है जिसको उंडुक शोधन कहा जाता है, अपेंडाइटिस, ठीक है। अपेंडिक्स के पास में अपेंडाइटिस होता है। याद रखिए रोग है जिसमें पथरी हो जाता है व्यक्ति को। पथरी क्या होता है एक्चुअली में, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछता है, पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, याद रखिए परीक्षा में खूब पूछता है। इस पथरी को क्या बोला जाता है, इस पथरी को कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है दोस्तों, याद रखिए बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता। जैसे जैसे क्या नहीं पचा पाता है, अगर आप प्याज देखे होंगे दोस्तों, तो प्याज जब कभी आप प्याज का छिलका उतार देंगे ना, तो प्याज के ऊपर एक गांठ नजर आती है, एक गांठ नजर आती है। हमारे घर में क्या होता है ना, जब भी प्याज को काटा जाता है तो प्याज को काटने के फलस्वरूप उसकी इस गांठ को भी काट लिया जाता है। आपको पता है इस गांठ को हमारा शरीर ठीक ढंग से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतना ही नहीं, टमाटर में भी इस तरह के गांठ पाए जाते हैं, गाजर और मूली में भी इस तरह के गांठ पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इन गांठ को खास करके इन जो है सब्जियों में से हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी दूषित जल का सेवन करते हैं या कभी ऐसे जल का सेवन करते हैं जिसमें धूल कण या बालू की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे में वह बालू इकट्ठे होते रहते हैं और यहां पर पथरी का कारण बनते हैं। पथरी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े के समान होती है, कभी कभी पथरियों की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है। मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन ये टुकड़े 100 से ज्यादा तक हो जाते हैं, कभी कभी ये बड़े भी हो जाते हैं। अगर ये बड़े हो जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अपेंडिक्स फिलहाल अलग चीज होता है, पथरी अलग चीज होता है। पथरी शरीर में कई जगहों पे पाई जाती है। आगे देखिए जो कोलन होता है उसकी बात कर लेते हैं, जो मेन है, क्योंकि कोलन ही 4 हिस्सों में होता है फिलहाल, तो उसको देख लेते हैं। करा यह कोलन लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है और यहीं पर कुछ विटामिन और एमिनो एसिड का संश्लेषण भी इस कोलन के द्वारा किया जाता है। जो जल का, जो मिनरल्स का अवशोषण करना था या फिर कुछ विटामिन बच गया है, तो उन सभी का अवशोषण जो है यहीं पर हो पाता है। इसका 4 खंड दे रहा है, वही आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। तो आरोही माने असेंडिंग हो गया, अनुप्रस्थ माने ट्रांसवर्स हो गया और अवरोही माने डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। ये 3 खंड। और चौथा है सिग्मायड, यानी जिसको सिग्माकार बोलते हैं, सिग्मायड। तो याद रखेगा, ये देखिए सिग्मायड यहां पे दे रहा है, फिर से जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए आपका असेंडिंग कोलन हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया और यहां पर सिग्मायड कोलन हो गया। और लास्ट में आ जाता है रेक्टम। रेक्टम याद रखिए मलाशय को कहते हैं, जबकि यहां पर जो एनस दे रहा है, एनस वह स्थान होता है जहां से मल का परित्याग होता है। जिस स्थान से मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको एनस कहा जाता है, ठीक है। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है, आज बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और मैं किसी नए चैप्टर को इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन पर फोकस कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी चैप्टर पर और उसी टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब मामला पहुंचता है कोलन से रेक्टम के पास, ठीक है। पहले सीकम, फिर कोलन, फिर रेक्टम के पास मामला आता है। ये जो रेक्टम होता है दोस्तों, इसको हिंदी में मलाशय कहा जाता है। मलाशय, मलाशय एक प्रकार की थैली होती है जहां पर मल स्टोर होता है। यह थैली 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा नाल के आकार का होता है, नाल मतलब नली के आकार का, और दूसरा अंतिम हिस्सा होता है, अंतिम हिस्सा जहां से एनस होती है, जहां से इसका परित्याग कर दिया जाता है। तो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर जो है यह नाल ही होता है जहां पर यह मल आकर के स्टोर होता है, एकत्रित होता है। आपने जो कुछ भी खाया, जब उसका पाचन पूरा हो गया तो बड़ी आंत के माध्यम से आकर के रेक्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यह रेक्टम जो थैली होती है 12 से 14 सेंटीमीटर की, जब यह थैली कभी भर जाती है तब आपको फिर फील होता है कि नहीं, अब मुझे जो है दीर्घ संख्या जाना चाहिए, तब आप जाते हो, तब ये एनस वाले हिस्से से बाहर आ जाती है। दोस्तों ये जो 3 से 4 सेंटीमीटर का अंतिम हिस्सा बता रहा है दोस्तों, यह गुदा मार्ग से जुड़ा होता है, ठीक है। और यहीं पर से मल क्या होता है, मल बाहर आता है। 1.5 से 200 ml तक मल जो वहां पर स्टोर रहता है उसका परित्याग होता है। लेकिन आप एक चीज और जानते हैं, मल जब कभी आप जो है
दीर्घ संका करते हैं या कभी फ्रेश होने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको मल से जो है दुर्गंध नजर आती है, ठीक है, नजर नहीं मतलब महसूस होती है दुर्गंध, ठीक है, आपको ऐसा सूंघने में आता है कि कुछ दुर्गंध आ रहा है। वो दुर्गंध किस वजह से होता है, परीक्षा के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर एमिन्स इंडोल पाया जाता है। फिलहाल आप इंडोल शब्द याद रखिए और दूसरा स्केटोल शब्द याद रखिए। इंडोल और स्केटोल की वजह से इसमें गंध आती है और यह गंध सुगंध नहीं होती है, एक तरह की दुर्गंध होती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा दोस्तों कि गुदामार के रास्ते अगर कभी बाई चांस फूल जाते हैं तो उसको ही बवासीर कहा जाता है या फिर पाइल्स कहा जाता है। मुद्दा यह है कि गुदामार का रास्ता फूल कैसे जाता है, ये कोई ना कोई कारण बना होगा ना फूलने का, तो वो कारण भी आपको मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये एक का इंटरनल जो है स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वही नाल है जो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा नाल था, ये वही नाल है जिसको रेक्टम कहा जाता है और ये अंतिम हिस्सा है जहां पर मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एनस है, यहीं से नाल बाहर की तरफ खुलता है जहां मल का परित्याग कर दिया जाता है। इसके ठीक बगल में दोस्तों देखेंगे ये ब्लैडर होता है और यहां पर देखिए वेजिना है, ये वेजिना है, ठीक है, और ये ब्लैडर होता है, ठीक है। इन सभी तथ्यों को याद रखिए, तो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है और यहां पर अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो देखिए ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको ध्यान से देखिए, जूम करके दिखा देता हूं, देखिए यहां पर आपको रेक्टम नजर आ रहा होगा, ये लास्ट में जो खुला हुआ हिस्सा है ना, यही क्या है, ये आपका एनस नजर आ रहा है जहां से मल का परित्याग होगा। ये ब्लू वाला हिस्सा दोस्तों औरतों में होता है जिसको यूट्रस कहा जाता है, ठीक है, यूट्रस कहा जाता है, और इसके बगल में जो येलो वाला हिस्सा है ब्लैडर है, ठीक है, याद रखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, आगे के चैप्टर में इन सभी तथ्यों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती बात मल के रंग के ऊपर। दोस्तों आज मैं सोच रहा था कि मल के रंग के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा यार हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की शर्म हमें नहीं होनी चाहिए कि नहीं मल का रंग कैसे डिस्कस करना, या दुर्गंध के बारे में, या फिर इंडोल स्केटोल के बारे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर मैं मल के रंग की बात करूं तो पहले तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मल का जो रंग होता है वो खास करके पीला रंग होता है। तो पीले रंग का वजह क्या है, मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर में बाइल जूस जो होता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है बाइल जूस, उसका रंग पीला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बिलुबिरीन पाया जाता है। कल ही मैंने आपको जब लीवर सिस्टम पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया आपको बिलुबिरीन के बारे में, ठीक है। इस बिलुबिरीन के कारण ही हमारा मल जो है ये खास करके पीले रंग का होता है। इसके अलावा कभी कभी मल का रंग अलग भी देखने को मिलता है, जैसे पीले से ये रंग हट करके कभी कभी थोड़ा लाल तरह का दिखता है, कभी कभी थोड़ा सा अलग चॉकलेटी रंग का भी दिखता है, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से होता है? तो मल का जो रंग है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो बिलुबिरीन के ऊपर, दूसरा स्कैटोबिलिन के ऊपर और तीसरा यूरोबिलिन के ऊपर। ये सभी बिलीन ही हैं, ठीक है, याद रखिए, बिलुरुबिन है, ठीक है, स्टर्कोबिलिन है और यूरोबिलिन है। इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मल का रंग। और एक चीज और याद रखिए, कोलन में सजीवियों के रूप में कुछ जीवाणु रहते हैं जो विटामिन का अवशोषण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी यहां जीवाणुओं के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों यहां पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें अलग अलग रंग दिया है, ये मल का रंग है। हो सकता है कैमरे में लाइट की वजह से मल का रंग आपको न दिखने पाए, लेकिन मैं आपको सीधे 60 तरीके में बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए दो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो मल हार्ड हो सकता है या तो मल सॉफ्ट हो सकता है। मतलब ये जो दे रहा है लाइनिंग चार्ट, ये हार्ड दे रहा है, ये सॉफ्ट दे रहा है। सॉफ्ट मतलब मुलायम, ठीक है, और कभी कभी इतना सॉफ्ट कि वो तरल अवस्था में आ जाए, और कभी कभी इतना हार्ड कि फिर जो है पैखाना जाना भी मुश्किल हो जाए, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो इस हार्ड की, और यहां पर येलो से लेकर के ये ब्लैक विश ब्राउन की बात कर रहा है, ठीक है, हल्का भूरे रंग की बात कर रहा है, तो वहां तक का कलर है। दोस्तों एक्चुअली में जो कलर की बात करूं ना, तो पीले रंग का, और बहुत ज्यादा तरल नहीं, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, तो ये नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। देखिए यहां पर ये चार चार्ट आपको दिख रहे हैं जो नॉर्मल माने जाते हैं, ठीक है, और इसके अगर ऊपर गए तो भी दिक्कत है, और इसके नीचे आए तो भी दिक्कत है, और कलर अगर ज्यादा डार्क हो गया तो भी दिक्कत है। तो नॉर्मल पीला ही होना चाहिए, ये कभी डार्क कलर
कलर में नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपकी पोटी जो है वो सही ढंग से नहीं हो रही है या उसके कलर को देख करके भी आपके स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जब काइम, काइम क्या होता है? वही भोज्य पदार्थ जो अब पूरी तरीके से पच चुका है, ठीक है, काइम कहलाता है। काइम में याद रखिए यह अर्ध तरल द्रव आप किसको कह सकते हैं, ठीक है, ना तो ठोस में होता ना तो द्रव में होता है, दोनों के बीच का सेगमेंट होता है काइम। करा जब काइम के पोषक पदार्थों का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है तब ये जीवाणु इन पोषक पदार्थों का फर्मेंटेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूरे शरीर में पाचन क्रिया तो होती है लेकिन कभी कभी कुछ पदार्थों का पाचन या अवशोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, और अगर ठीक ढंग से नहीं हुआ तो आगे बढ़ने के फलस्वरूप जब ये बड़ी आंत में आता है तो यहीं पर फर्मेंटेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। फर्मेंटेशन जिसे किण्वन कहा जाता है, ठीक है, वो क्रिया यहां पे शुरू होती है। और एक चीज आपको बता दूं, एक चीज सोचो, ऐसा कब होता होगा? ऐसा कब होता होगा जब हमारा शरीर पचाने में असमर्थ हो जाता होगा, जब आप कभी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जब आप कभी जरूरत से ज्यादा बाहरी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या जैसे पूड़ी कचौड़ी दिन भर मार खाए पड़ा है, कोई शरीर के बारे में सोचना ही नहीं, तो ये शरीर कितना पाचन करेगा बताओ? इसकी भी तो एक कैपेसिटी है। तो जब ये आप जरूरत से ज्यादा लेने लगते हो ना तो फिर वो पचाता ही नहीं है, उसको अपने भर का मिल गया तब वो पचाता नहीं है, वो उसको आगे बढ़ा देता है। और जब कभी किसी भी भोज्य पदार्थ में, किसी भी भोज्य पदार्थ के टुकड़े में यदि उसका ठीक ढंग से पाचन नहीं हो पाया है और शोषण नहीं हो पाया है तो बैक्टीरिया तो बैठ के वेट करता है कि कोई आए कोई आए कोई आए कोई आए, और लो आ गया, और आ गया तो फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, और फर्मेंटेशन की क्रिया होगी तो यहां पर गैस रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इस फर्मेंटेशन के दौरान ही क्या होता है, यहां पर गैसेस रिलीज होते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें मीथेन भी है। यानी याद रखिए H2, CO2 और CH4 ये चारों गैसें निकलती हैं। ये गैसें बड़ी बदबूदार होती हैं जिसे हम बोलते हैं पाद मारना। क्या बोलते हैं? पाद मारना। ठीक है, इसको फ्लैट्स बोला जाता है इंग्लिश में, पाद मारना। और याद रखिए शरीर से जब मल त्याग होता है तब भी आपके शरीर में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, और मल जब परित्याग हो जाता है तो इनका बहिष्करण भी हो जाता है। तो आप ये समझिए कि फर्मेंटेशन हुआ क्यों। इसीलिए कहा जाता है जब कभी आप जरूरत से ज्यादा बाहरी चीजें खा लेते हैं तो फिर पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, कच्ची डकार आती है, पाद मारते हैं और शरीर जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता है, यानी डाइजेशन आपका अच्छा नहीं होता। आप खुद ही बोलते हो यार आज खाना नहीं पचा है, बोलते हो ना आज खाना नहीं पचा है, तो खाना नहीं पचा है तो ये डिस्टरबेंस करेगा, तो फिर ये क्रिया तो बननी ही बननी है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती पाइल्स की। कुछ समय पहले अभी मैंने आपको बताया पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में एक लाइन बोला, लेकिन ये बवासीर होता कैसे, मुद्दा इस बात का है दोस्तों। बवासीर के 3-4 नाम हैं, पहले उन नाम को आप याद रखिए। जैसे बवासीर भी कहा जाता है, जैसे पाइल्स भी कहा जाता है, जैसे मूल व्याधि भी कहा जाता है, जैसे हेमोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए कई सारे नाम हैं। करा ये एक खतरनाक बीमारी होती, बहुत खतरनाक बीमारी। ठीक है, करा बवासीर 2 प्रकार का होता है। आम भाषा में इसको खूनी बवासीर और बादी बवासीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितने बवासीर होते हैं? 2 तरह के बवासीर होते हैं, एक खूनी बवासीर होता है, एक बादी बवासीर होता है। ठीक है, करा कि इसके नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इस बवासीर का एक अलग नाम दिया जाता है, महेसी। क्या नाम दिया जाता है? महेसी नाम दिया जाता है। यह बवासीर दोस्तों आपके मल परित्याग की परिघटना से संबंधित है। ठीक है, और उसके बारे में चलिए मैं आपको एक एक चीजें बताता हूं दोस्तों। मैंने अभी आपसे कहा कि पाइल्स 2 तरीके का होता है, खूनी होता है, एक बादी होता है। खूनी बवासीर की बात करें तो इसकी 4 कंडीशन आती है, एक लग के, एक टपक के, फिर पिचकारी के रूप में और फिर मस्सा के रूप में। ये लग के, टपक के मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब कभी आप टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट में मैं दीर्घ संख्या की बात कर रहा हूं, 2 नंबर की बात कर रहा हूं। जब कभी आप टॉयलेट जाते हैं 2 नंबर के लिए, तो जब आप कभी पोटी करते हैं तो उस पोटी के साथ खून लगा हुआ बाहर आता है। दोस्तों हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, और एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि कम से कम बायोलॉजी पढ़ने के दौरान आप शारीरिक गतिविधियों से परिचित रहें। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे जरूरी कोई विषय का जाना है तो वो 2-3 विषय हैं। पहला तो है बायोलॉजी, कि सबसे पहले आप स्वयं के बारे में जानो। दूसरा है इन्वायरमेंट, कि आप इस वातावरण, इस पर्यावरण के बारे में जानो, क्योंकि पहले अगर आप स्वयं के बारे में जानोगे तब पर्यावरण का ध्यान रख पाओगे। तो दूसरा है पर्यावरण के बारे में जानो, और तीसरा है इकोनॉमी। और खास करके यही वो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको नहीं आता है, लेकिन फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही आज का ट्रेंडिंग माहौल है। जो इसे जानता है वही
असला महारथी माना जाता है। तो लग के यानी आपके टॉयलेट के साथ खून लग करके बाहर आता है। चलो यहां तक तो मामला समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बाद की जो कंडीशन होती है और खतरनाक हो जाती है, यानी ये स्टेज बढ़ रहा है। तो पहले स्टेज में पॉटी के साथ खून लग के आता है, दूसरे स्टेज में पॉटी के अलावा अलग से जब आप टॉयलेट में जाते हो तो खून टपकने लगता है। पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति टॉयलेट नहीं गया है तभी खून टपक गया, और ऐसे में क्या होगा, फिर पैंट खराब तो हो ही जाएगा ना, या फिर जो आपने वस्त्र पहन रखा है, जो कपड़े पहन रखे वो तो खराब हो ही जाएंगे ना। तो याद रखिए यहां पर टपक के यानी वो टपकना शुरू हो जाता है। सोचो आप चल रहे हो और पीछे से टपक रहा हो, ये मतलब कितना, सोचो कितना परेशान होगा व्यक्ति, कितनी पीड़ा होगी उसे। ठीक है, तो याद रखिए हालांकि खूनी बवासीर में किसी भी तरह के दर्द का अनुभव नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, अगला दे रहा फिर पिचकारी। पिचकारी मतलब जब कभी आपका पेट साफ नहीं होता है तो जब गीली टट्टियां होती हैं तो याद रखिए वो उस तरीके से ये पिचकारी के रूप में शरीर से खून बाहर आने लगता है। अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, सर ऐसे तो पूरे शरीर का खून बाहर निकल सकता है। हाँ, अनायास खून बाहर निकलता है। सोचो अगर हमारे शरीर से इस तरीके से खून बाहर निकलने लगे और ज्यादा बाहर मात्रा में बाहर निकलने लगे तो फिर बताओ हमारे शरीर का क्या होगा, व्यक्ति ऐसे ही पागल हो जाएगा। भाई वो जो भी डाइट चार्ट ले रहा है, जो भी खाना खा रहा है, उसके द्वारा जितना खून बन रहा है उससे कहीं ज्यादा खून उसका बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आज नहीं तो कल ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो याद रखिए उसके बाद होता है मस्सा। मस्सा क्या होता है, कभी कभी मलाशय का जो रास्ता होता है उसके रास्ते में मस्सा हो जाता है। मस्सा मतलब ब्रेकर, मस्सा मतलब ब्रेकर आप समझ सकते हैं। और कभी एक मस्सा, कभी दो मस्सा, कभी तीन तीन चार चार मस्से भी हो जाते हैं। और जब कभी मस्सा हो जाएगा, एक तो बताओ एनस ऐसे ही बहुत छोटा पतला जगह होता है जहां से आपकी पोटी निकल पाती है, अगर उस रास्ते में मस्सा आ जाएगा तो क्या वो पोटी को ठीक ढंग से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। तो ये एक बड़ी खराब कंडीशन होती है खूनी बवासीर। अगर दोस्तों मैं बादी बवासीर की बात करूं तो ये और भी ज्यादा खराब कंडीशन है। फिलहाल खूनी बवासीर के बारे में एक दो लाइन में आपको बता देता हूं। कह रहा खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, केवल खून आता है। पहले पैखाने में लग के आता है, फिर टपक के आता है, फिर पिचकारी की तरह सिर्फ खून आने लगता है। इसके अंदर मस्सा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आप क्या करते हो, देखो मस्सा बाहर कैसे आता है। मस्सा मान लो एक ऐसा जो है, एक ऐसा होल है और इसी की साइड से जो है पोटी आना है। अब मान लो यहां पे आपको मस्सा हो गया, यहां पे एक और मस्सा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इसको आने से रोकेगा, ये इसको आने से रोकेगा, और फिर अगर मुड़ भी गया तो ये वाला आने से रोकेगा। तो ऐसे में आप तो मल का परित्याग करने के लिए पूरा जोर लगाओगे कि हे भगवान हो जाए, तो पूरा जोर जब लगाओगे तो ये मस्सा खिसक करके क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जब आप रोज रोज जोर लगाओगे तो ये मस्सा क्या हो जाएगा, याद रखे बाद में बाहर आ जाता है, जो कि पोटी के बाद है। लेकिन हाँ, ये मस्सा बाहर आता जरूर है, लेकिन पोटी के बाद फिर ये मस्सा ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। लेकिन जब यही पुराना हो जाता है तो पता चलता है कि मस्सा बाहर ही रहता है। पता है, अब सोचो एक नई समस्या, और जब मस्सा यहां से बाहर आ जाएगा तो एक इससे क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, फिर व्यक्ति उसे अंगुलियों से अंदर की तरफ धकेलता है। क्यों? क्योंकि मस्सा बाहर रहेगा तो आप जो है अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, और कपड़े से रगड़ जब खाएगा तो आपको और ज्यादा पीड़ा होगी। तो व्यक्तियों को अंगुलियों से उस मस्सा को अंदर धकेलना पड़ता है। सोचो कितना पीड़ादायक रोग है। छोटी समझो कि अगर खाना बाहर का लिया और ठीक ढंग से पाचन नहीं हुआ तो इस स्थिति से गुजरना ही है। और आज आप कहो ना कहो, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसके बारे में लोग खुलकर किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि हमको इस रोग से प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखिए बादी बवासीर। कह बादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनी रहती है। लोगों को लगता है कि गैस बनने की वजह से बवासीर है, जबकि ऐसा नहीं है। बवासीर की वजह से गैस बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जलन भी होता है, दर्द भी होती है, खुजली भी होती है, शरीर में बेचैनी भी होती है, काम में भी मन नहीं लगेगा, मतलब तमाम तरह की बीमारियां यहां पर हमारे साथ होने लगती है। ठीक है, ये इत्तेफाक होने लगते हैं। कह रहा टट्टी जो होती है वो कड़ी होने पर इसमें खून भी आ सकता है, और जो मस्सा होता है वो अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा पड़ जाता है। और जब कभी आप प्रेशर लगाते हो ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके एनस का रास्ता है, वो जो चूनट जैसा रास्ता है, वो चूनट ही फट जाती है। सच में इसी को फटना बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर चूनट फट जाती है, और चूनट फटने की वजह से यहां पर घाव बन जाता है, जिसको आम भाषा में डॉक्टर लोग फीसर कहते हैं। क्या कहते हैं?
हैं, इसका नाम देते हैं फिशर, कि भाई फिशर हो गया है, मतलब याद रखिए जो एनस का रास्ता है वो फट चुका है और इससे असहाय जलन और पीड़ा होती है। व्यक्ति ना तो ठीक ढंग से पखाने जा पाता है, ना तो ठीक ढंग से बैठ पाता है, ना तो ठीक ढंग से चल पाता है, दौड़ने की तो बात ही दूर है, ठीक ढंग से सो तक नहीं पाता है। समझो कितनी बुरी कंडीशन है, ठीक है। इससे ज्यादा पीड़ा व्यक्ति को क्या होगा। अगला दे रहा दोस्तों, बवासीर का एक अगला कंडीशन होता है, ये और भी डेंजर लेवल है, याद रखिए इसको नाम दिया जाता है भगंदर का। क्या बोलते हैं? भगंदर। एक तो बवासीर में हमने देखा कि इतनी परेशानी है, इस परेशानी का भी बाप है भगंदर। ये भगंदर क्या होता है सुनिए। कह रहा बवासीर बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है। पुराना कैसे हो जाता है? व्यक्ति जब इस तरह की परेशानियों को झेलता है तो वो अपनी तरफ से पूरी तरह से जाकर दवा कराता है, लेकिन अगर दवा सही तरीके से नहीं मिला उसको, उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया, तो याद रखिए इसको भगंदर बनने से कोई रोक नहीं पाता। इसी भगंदर को इंग्लिश में फिस्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिस्टुला कहा जाता है। और याद रखिए भगंदर में पखाने के रास्ते के बगल से एक छेद हो जाता है, समझ जाइए। मतलब जो आपका एनस है ना, उस एनस के बगल से ही एक छेद हो जाता है, याद रखिए। मतलब जो पखाना हो रहा था उसके बगल में एक और छेद हो जाता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों छेद मिल जाते हैं आपस में, यानी पखाने का रास्ता बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये एनस पूरी तरह से फट चुका होता है, ठीक है, याद रखिए। और पखाना जो है ये नली में चला जाता है, और वहां पर फिर क्या है, फोड़े के फोड़ा होता है ना, फुंसी फोड़ा, उसकी शक्ल में फटता है, बहता है, सूखता है, ये सब होता रहता है। कुछ दिन बाद इसी रास्ते से पखाने भी आने लगते हैं। बवासीर भगंदर की आखिरी स्टेज होने पर यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको रेक्टम कैंसर का कहा जाता है। रेक्टम, रेक्टम यानी मलाशय। तो मलाशय के पास जो कैंसर होता है इसको रेक्टम कैंसर कहा जाता है, जो कि जानलेवा साबित होता है। जानलेवा क्या? व्यक्ति जब इस तरह की कंडीशन में पहुंच जाता है तो व्यक्ति खुद भगवान से कहता है, भगवान उठा लो हमको, मुझे ये कंडीशन नहीं झेलना है। क्यों? ये ऐसा रोग है जो रोज आपको फेस करना है, रोज फेस करना है। रोज आपको, भाई रोज आप खाना खाओगे और रोज खाओगे तो रोज जाओगे, और रोज जाओगे तो रोज एक बार लड़ाई होनी है, ठीक है। तो याद रखिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो आज का चैप्टर हमारा ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। और एक बात याद रखिए, स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को, आप कोई भी विषय पढ़ना चाहें, सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपकी तैयारी के लिए पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो वीडियो क्लास हो, सब कुछ आपको इस हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट करिए और अपनी अच्छी तैयारी के लिए शुरू हो जाइए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।